लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सरसाइज 9.6 में हम लोगों ने 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 और उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इस एक्सरसाइज में टोटल 19 क्वेश्चंस हैं। चलिए 12 नंबर से लगाना स्टार्ट करेंगे। 12 नंबर पे लिखा हुआ है x + 3y स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू y वेयर y इज ग्रेटर देन 0। ये बताया इन्होंने कि जो y है दैट इज ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके इसका ना आपको व्यापक हल निकालना है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर इसको उधर भेज देंगे तो फिर तो कोई भी फॉर्मेट बनने का चांस खत्म हो जाएगा। हम एक काम करते हैं ना, इसको उधर भेजते हैं, y इधर लाते हैं। तो ये x + 3y स्क्वेयर अपॉन y इज इक्वल टू dx अपॉन dy। ये उधर चला गया, y इधर आ गया। हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख ले रहे हैं, dx अपॉन dy। इसको अलग अलग कर दीजिए। तो पहले x अपॉन y आएगा, x अपॉन y को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन y इंटू एक्स। अभी भी तो वही है, x अपॉन y। फिर इसके नीचे इसको लिखिएगा तो ये बन जाएगा 3y, क्योंकि इससे y से इसका एक y कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको आप इधर लेके आ सकते हैं, dx अपॉन dy प्लस ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस y 1 अपॉन y x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, अब ये बिल्कुल जो हमारी जनरल फॉर्म होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, अब उसमें कन्वर्ट होके आ गया है ये। तो अगर ये कन्वर्ट होके आ गया तो आप बता सकते हैं यहां से p की वैल्यू कितनी होगी, -1 अपॉन y, और q की वैल्यू आएगी 3y। q की वैल्यू 3y। अब सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p -1 अपॉन y और dy। e टू द पावर -1 अपॉन y का इंटीग्रल आ जाएगा log y। ये माइनस इसकी पावर में चला जाएगा तो ये बन जाएगा। एक चीज और देखिए, log के साथ ये y लगा हुआ है और y की वैल्यू 0 से कैसी है, बड़ी है। भाई log के साथ में किसी नेगेटिव नंबर या 0 का आना उसे अपरिभाषित कर देगा ना। पर y तो पहले से ही कैसा है, 0 से बड़ा, 0 भी नहीं है, 0 से बड़ा है, एक पॉजिटिव नंबर है। और अगर y एक पॉजिटिव नंबर है तो हम चाहे तो मॉड हटा के भी लिख दें इसको। नहीं समझ आया भाई, हमने log के साथ इसको मॉड लगा के लिखा है y, क्योंकि अगर हम नहीं जानते हैं कि y की वैल्यू क्या है तो हम मॉड लगा के लिख रहे हैं, क्योंकि हमें लॉगरिथम के साथ हमेशा पॉजिटिव नंबर चाहिए, पॉजिटिव नंबर, 0 भी नहीं चाहिए। अब यहां तो पहले ही y के बारे में जिक्र करके बता दिया गया है कि y का मान 0 से बड़ा है, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। तो अगर पहले से पता है y पॉजिटिव नंबर है तो आप चाहें तो मॉड लगाएं ना लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। और इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं log y टू द पावर -1। मॉडुलस हमने हटा दिया। मॉडुलस केवल इसीलिए आया था कि अगर वो नेगेटिव होता तो मॉड उसको क्या बना देता, प्लस कर देता। बट वी ऑलरेडी नो दैट y इज ऑलवेज पॉजिटिव यहां पर इस क्वेश्चन के लिए, इसलिए हमने मॉड हटा दिया, कोई फर्क नहीं है। इस तरह से वैल्यू क्या मिलेगी, y टू द पावर -1, एंड y टू द पावर -1 मीन्स 1 अपॉन y। ठीक है ना। सॉल्यूशन के लिए इसमें आता है x इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF इंटू dy प्लस c। x IF की जगह पर 1 अपॉन y, इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह पर 3y आ रहा था, आप देख सकते हैं, और IF आया है 1 अपॉन y dy प्लस c। y से ये y कैंसिल हो गया, x अपॉन y इज इक्वल टू 3 तो बाहर कर लेंगे, dy का इंटीग्रल क्या आएगा, y प्लस c। आप चाहे तो एक y उधर भेज दीजिए, या जैसा भी आंसर आपको दे रहे हैं y अगर उधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा 3y स्क्वेयर प्लस cy। इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, आप जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद 13 नंबर सॉल्व करते हैं। ओके।
तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इससे ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, उसको पढ़ देते हैं। लिखा हुआ है 13 से 15 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात करना है आपको। तो इस बार आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके साथ साथ कुछ कंडीशन दी गई होंगी और उन कंडीशंस को यूज करते हुए आपको दी गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का पर्टिकुलर सॉल्यूशन पता लगाना है। पहली जो यानी कि 13 नंबर पे जो दी गई है वो है डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन एक्स वेयर y इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 3। y इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 3 ये कंडीशन दी गई है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। बड़ा इजी है, तरीका आपको सबको पता है। सबसे पहले डी डी एक्स ऑफ वाई हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 tan x इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। और अब आप देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप का बन गया है। अगर ये उस टाइप का बन गया तो इस पर p की वैल्यू कितनी आएगी? p की वैल्यू आएगी 2 tan x और q की वैल्यू कितनी है इसके लिए? sin x। अब सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p यानी कि 2 tan x और dx e टू द पावर 2। tan x का इंटीग्रल क्या होता है? log sec x, log sec x। ठीक है, अब ये जो log sec x होगा आप देखें कि 2 इसकी पावर में चला जाएगा, अगर हम मॉड लगा भी लेंगे तो अभी ये आ जाएगा e टू द पावर log sec स्क्वायर x। अब देखो sec x में स्क्वायर लग गया, अगर ये नेगेटिव आ भी जाएगा तो स्क्वायर की वजह से कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। हम चाहें तो इसका मॉडुलस हटा सकते हैं और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? sec स्क्वायर x। बताओ ये कुछ बात समझ में आई जो मैंने बताई आपको कि log के साथ हम मॉडुलस लगाते हैं, पर अब तो इसमें क्या आ गया है? स्क्वायर। तो अगर ये माइनस होगा भी कहीं से sec x तो स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा? प्लस। तो अब मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं बचता है, तो मॉड हटा दो। मॉड हटा दो यानी कि e की घात log sec स्क्वायर x आएगा और उसमें वैल्यू क्या आ जाएगी? sec स्क्वायर x। इसके बाद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी y इंटू आई एफ sec स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह पर लिख देंगे sin x और आई एफ की जगह पर लिख देंगे sec स्क्वायर x dx प्लस सी। दिस इज y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू ये आएगा sin x। sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x। 1 अपॉन क्या लिखना है? cos स्क्वायर x। ऐसे ना लिख दिया जाए इसको, cos स्क्वायर x लिखना है तो cos x इंटू cos x कर देते हैं इंटू डी एक्स प्लस सी। अब y इंटू सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू, आप देखें 1 अपॉन cos x ने तो बना लिया sec x, sin x अपॉन cos x ने बना लिया tan x, dx प्लस सी। y sec स्क्वायर x, sec x इंटू tan x dx का इंटीग्रल क्या होता है? sec x प्लस सी। ये तो आ गया हमारी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, बट हमें तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक पहुंचना है, उसके लिए कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। नाउ y इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो इस इक्वेशन में y की जगह 0, x की जगह पाई बाई 3। y 0 लिखेंगे, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। पाई बाई 3 लिखेंगे, sec पाई बाई 3, sec पाई बाई 3 प्लस सी। क्या आप जानते हैं sec पाई बाई 3 मतलब sec 60 का मान क्या होता है? 2 अपॉन रूट 3 होता है sec 60 का मान। cos 60 1 बाई 2 तो sec 60 केवल 2 आएगा। इस तरह से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। 2 यहाँ लिखेंगे तो भेजेंगे c की वैल्यू -2। अब ये यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देयरफॉर
y इंटू सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू y इंटू सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक x -2 c की जगह पर। बहुत ज्यादा अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सेक स्क्वायर x को आप उधर भेज सकते हैं। आंसर कॉस के टर्म्स में ही आ रहा है, सेक को उधर भेजना पड़ेगा। बेटा देखो सेक x अपॉन सेक स्क्वायर x -2 अपॉन सेक स्क्वायर x, इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। 1 अपॉन सेक x बचेगा, वो हो जाएगा कॉस x, और ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर x, इसको क्या लिख पाएंगे कॉस स्क्वायर x। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 13। और दी गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन पता लगाना था, वो हमने कर लिया। प्लीज जल्दी से नोट कर लें और आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 14, लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2xy इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर y इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन दी गई है। इसको हमने सॉल्व करना है। एक काम करिए, सबसे पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दीजिए। जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो ये डी डी एक्स ऑफ वाई बचेगा, यहां पर प्लस ये आएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। क्योंकि सबके अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं कंपेयर करने से p की वैल्यू आपको मिलेगी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले अब हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह पर लिखेंगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देख सकते हैं बेटा नीचे फलन ऊपर उसी का अवकलन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ही आता है, तो इसका आंसर आएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इस पे हम मॉड लगाएं या न लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, x में स्क्वायर लगा हुआ है, x की वैल्यू कुछ भी आएगी, ये कभी माइनस नहीं हो पाएगा, इसलिए मॉडुलस नहीं लगाते हैं। और इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब सॉल्यूशन के लिए आते हैं, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। ओके, y इंटू आई एफ की जगह पर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह पर आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आई एफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी, इससे इसकी एक पावर कैंसल हो जाएगी, तो y इंटू 1 प्लस y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आएगी tan इनवर्स x प्लस सी। अब ये जो कंडीशंस दी गई इनको लगाने का टाइम आ गया है, तो यहां लिखेंगे नाउ y इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 1। तो जहां y है वहां पर 0 लिखेंगे और x की जगह पर 1 लिखेंगे। y 0 कर देंगे तो ये टर्म ही 0 हो जाएगा, x की जगह पर 1 लिखेंगे तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 प्लस c। इस तरह से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -π/4। ये c की वैल्यू अभी यहां पर उठा के रख दीजिए आप, तो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस π/4।
सॉरी, अब इस पे देखना ये है कि क्या ऐसे ही आंसर है या y के मान निकालने के लिए हमको 1 + x स्क्वायर को उधर ले जाना पड़ेगा। तो आंसर है नहीं ले जाना पड़ेगा, सेम आंसर आपका ये आ रहा है। बताइए समझ आ रहा है ना ये आपको? ओके, नोट कर ले जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट 15th नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा लिखा हुआ है डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 3y cot x इज इक्वल टू साइन 2x वेयर y इज इक्वल टू 2 इफ x इज इक्वल टू π/2। कंडीशन मैंने ऊपर नोट कर ली है, ये क्वेश्चन हमारा है। इसको थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहता हूं, जैसे डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस इसको लिखा जा सकता है -3 cot x इंटू वाई इज इक्वल टू साइन 2x। आप मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और 3y cot x फिर से बचा रहेगा आपका। अब इसको देखकर आप समझ गए p की वैल्यू कितनी आएगी बताइए। p की वैल्यू आएगी -3 cot x और q की वैल्यू कितनी आएगी इस पे? q की वैल्यू आएगी साइन x, साइन 2x। q आएगा साइन 2x। ओके, अब सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इंटीग्रेशन ऑफ p dx -3 cot x और dx -3 बाहर कर लिया, cot x dx e टू द पावर -3 cot x का इंटीग्रल क्या होता है? log sin x। अब ये पावर इसके ऊपर पहुंच जाएगी तो e टू द पावर log sin x टू द पावर -3। ठीक है, या आप यहां पर लिख सकते हैं sin x टू द पावर -3 मॉड्यूलस। अब आप देखिए sin x की वैल्यू, sin x की वैल्यू इसमें ये ऊपर चला गया। ठीक है, इससे अब हम क्या कर सकते हैं? अपॉन में ला सकते हैं। तो जैसे sin x की घात -3 लिखा हुआ है तो हम इसको 1/sin³ x लिख सकते हैं। तो ये e टू द पावर log 1/sin³ x। ठीक है ना? और इस तरीके से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/sin³ x। एक बार फिर से देख लें, p की जगह -3 cot x, cot x का log sin x हो जाएगा। ये नंबर इसकी पावर बन गया, फिर इसको नीचे ले आएंगे। ओके, ठीक है, तो पावर माइनस की वजह से नीचे आएगा तो 1/sin³ x बन जाएगा। अब e टू दी पावर log 1/sin³ x में 1/sin³ x बचेगा केवल। अब सॉल्यूशन आ जाते हैं। सॉल्यूशन के लिए y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF इंटू dx प्लस c। y इंटू IF मतलब 1/sin³ x इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह पर लिखेंगे sin 2x अपॉन IF की जगह पर लिखा जाएगा sin³ x dx प्लस c। ये y/sin³ x इज इक्वल टू sin 2x का फॉर्मूला ओपन कर देंगे तो यह जाएगा 2 sin x इंटू cos x अपॉन sin³ x को लिख सकते हैं sin x इंटू sin x इंटू sin x साथ में dx प्लस c। sin³ x है ना, ऐसे लिख दिया हमने। इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब ये y/sin³ x इज इक्वल टू 2। और अब आप देखें 1/sin x ने क्या बना लिया? cosec x। और cos x अपॉन sin ने क्या बना लिया? cot x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx प्लस c।
अब y अपॉन साइन क्यूब x इज इक्वल टू 2। अब बताइए कॉसेक x इंटू कॉट x का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉसेक x, तो माइनस कॉसेक x प्लस c। ठीक है, अब ये जनरल सॉल्यूशन आ गया है। अब आप कंडीशंस जो दी गई है वो अप्लाई कर दीजिए। नाउ y इज इक्वल टू 2 इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो y की जगह पर हम 2 लिखेंगे और x की जगह y की जगह पर 2 लिखिए और x की जगह पाई बाई 2, तो साइन क्यूब पाई बाई 2 माइनस 2 कॉसेक पाई बाई 2 प्लस c। साइन पाई बाई 2 का मान क्या होता है? 1। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 से 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। ये कॉसेक पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? कॉसेक पाई बाई 2 भी 1 होगा प्लस c। इस तरह से c की वैल्यू कितनी आएगी? 4। ये c की वैल्यू यहां अप्लाई कर दीजिए। देयरफॉर y अपॉन साइन क्यूब x इज इक्वल टू माइनस 2 कॉसेक x प्लस 4, c की जगह पर लिख दिया। अब ये चेक कर लेते हैं कि किस तरह से आंसर दिया जाएगा। y इज इक्वल टू 4 साइन क्यूब x माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, क्या करना है आपको? इसको उधर भेज देना है। तो साइन क्यूब x को इससे भी गुणा होगा, साइन क्यूब x का इससे भी होगा, तो पहले इसका वाला नोट कर देते हैं। 4 साइन क्यूब x माइनस 2 कॉसेक x इंटू साइन क्यूब x, 2 कॉसेक x इंटू साइन क्यूब x। बेटा आप देखें कॉसेक x को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन x, 1 अपॉन साइन से इसका एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू साइन क्यूब x, 4 साइन क्यूब x माइनस 2 साइन स्क्वेयर x। बस यही आंसर आ जाना चाहिए अब तो इसका। हाँ ठीक है, इस तरह से ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, आप प्लीज जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद 16th नंबर पर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 16। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है और इसको मैं पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से सुनिएगा और बुक्स में भी देखिए। आप लिखा है मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात करिए। देखो सबसे पहले मैंने बोला कि एक वक्र है जो कि कहां से गुजरता है? मूल बिंदु से। तो आपको मूल बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। मूल बिंदु में x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, तो y इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0। क्यों लिखा हमने? अब आप समझ गए, क्योंकि कर्व कहां से जा रहा है? मूल बिंदु से। यदि इस वक्र के, अब अगला हिस्सा देखिएगा, यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो माना वक्र पर बिंदु क्या है? x, y। ये हमने वक्र पर एक बिंदु मान लिया। ठीक है, अब अगर ये वक्र पर एक बिंदु है तो कंडीशन क्या लिखी हुई है? देखो पढ़ो कंडीशन। कंडीशन लिखी गई है कि वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता किससे लिखते हैं इसको? d dx ऑफ y। तो ये आ गई वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। वो जो बिंदु है उनके जो निर्देशांक हैं उनके योग के बराबर है। वो बिंदु क्या है? x, y। इसके निर्देशांक है x और y, इनके योग के बराबर है। योग के बराबर है। नहीं समझ में आया आपको? ये आपको दिया गया है। अब इससे ही आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे? d dx ऑफ y, y को आप इधर ले आइए,
तो ये -1y इज इक्वल टू एक्स। देखो ऐसा हो जाएगा कि नहीं, ये इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं p की वैल्यू कितनी आएगी -1 और q की वैल्यू कितनी आएगी x। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p dx यानी कि -dx, क्योंकि p का मान -1 है, यानी कि e टू द पावर -x। ठीक है, सॉल्यूशन निकालते हैं। y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। y इंटू ई टू दी पावर -x इज इक्वल टू q की जगह पर x है और आई एफ की जगह पर e टू दी पावर -x dx प्लस सी। इंटीग्रेट कर देना है, आप सभी जानते हैं पहला फलन दूसरे का समाकल, तो पहला फलन x दूसरे का इंटीग्रल करेंगे तो -e टू द पावर -x माइनस पहले का अवकल गुणांक 1 हो जाएगा, नहीं लिख रहे, दूसरे का समाकल -e टू द पावर -x dx प्लस सी। दिस विल बी y e टू द पावर -x इज इक्वल टू -x e टू द पावर -x। दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम पॉजिटिव एंड e टू द पावर -x का इंटीग्रल क्या आएगा, इट इज अगेन -e टू द पावर -x, वो माइनस फिर इसको माइनस कर देगा e टू द पावर -x प्लस सी। अब ये कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, यहां लिखेंगे क्योंकि यह कर्व, यह सीधे कंडीशन अप्लाई कर दो। अब y इज इक्वल टू 0 यदि x इज इक्वल टू 0, y की जगह 0 और x की जगह 0, यहां 0 लिखेंगे तो पूरा लेफ्ट साइड ही 0 हो जाएगा और x की जगह पे भी 0 लिखना है तो ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें आगे ही x है। यहां जब 0 लिखेंगे e की घात 0 का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस c। इस तरह से c की वैल्यू बहुआ कितनी आ जाएगी 1, और अब ये c की वैल्यू यहां पर लिख देनी है आपको। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व की इक्वेशन आएगी y e टू द पावर -x इज इक्वल टू -x e टू द पावर -x माइनस e टू द पावर -x प्लस 1। c की जगह +1 कर दिया, ठीक है ना। e की घात -x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो y -x माइनस 1 प्लस e की घात x, सब जगह e की घात -x से कैंसिल होगा, यहां पर जो आएगा अपॉन में वो ऊपर जाके प्लस बना लेगा। इन सबको इधर लेते आइए तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू e टू द पावर x। ऐसा लगता है ऐसा एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी सॉल्व किया था जिसमें करीब करीब ऐसा ही कुछ आंसर आया हुआ था। तो इसकी आंसर आ रहा है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू e टू द पावर x। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। और ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 16। आप प्लीज जल्दी से नोट कर लीजिए 17, 18 एंड 19, ओनली 3 क्वेश्चंस आर रेस्ट हियर, तो जल्दी से उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 17th नंबर पे है बेटा, बिंदु 0,2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करिए। एक कर्व है जो कि 0,2 पॉइंट से पास होता है, आपको उस वाले कर्व की इक्वेशन पता लगानी है। तो अगर 0,2 से पास होता है तो अब आप भी समझ रहे हैं कि उस वक्र में x की जगह पर 0 और y की जगह 2 लिख सकते हैं। तो कंडीशन तो पहले ही मिल गई कि y इज इक्वल टू 2 इफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, y बराबर 2 है जब x बराबर 0 है। लिखा हुआ यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है, तो वक्र पर कोई बिंदु मान लेते हैं x, y। माना वक्र पर बिंदु x, y है, ये हमने वक्र पर बिंदु मान लिया। ठीक, अब मैं फिर से पढ़ता हूं और एक एक चीज अच्छे से पढ़ के उसकी जो कंडीशन दी गई है उससे हम नोट करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी गॉट, लिखा हुआ है इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग,
वक्र के किसी बिंदु, उस बिंदु को हमने मान लिया x, y, उसके निर्देशांकों का योग मतलब x प्लस वाई, ठीक है ना। निर्देशांकों का योग मतलब x प्लस वाई। उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, बिंदु x, y पर, वक्र के बिंदु x, y पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता को किससे लिखा जाएगा? डी डी एक्स ऑफ वाई। जो बोलते जाएंगे वो हम करते जाएंगे। खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है, मतलब निर्देशांकों का जो योग है वो प्रवणता से 5 ज्यादा के बराबर है, 5 ज्यादा के बराबर है। बस, नहीं समझ में आया? ठीक है ना। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। आप एक काम कर लीजिए, y उधर भेजिए, 5 इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई। कर सकते हैं इसको हम, और ऐसे लिख लेते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। पहले इसको लिख दिया, उधर इसको भेज दिया। अब आप इसका फॉर्मेट पहचान भी गए, तो ये भी समझ गए होंगे कि p की जगह पर कौन आएगा? -1, और q की जगह पर x माइनस 5। अब सबसे पहले हमको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इंटीग्रेशन ऑफ p इज -1 dx e टू द पावर -x, दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। अब y इंटू आई एफ इज e टू द पावर -x। व्हाट इज q? q इज x माइनस 5, x माइनस 5, आई एफ इज e टू द पावर -x, dx plus c. Now you will have to integrate the function x minus 5 into e to the power minus x, ठीक है ना। इसमें इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। पहला फलन दूसरे का समाकल माइनस e टू द पावर माइनस x, समाकलन का निशान पहले का अवकल गुणांक x माइनस 5 का डेरिवेटिव 1, नहीं लिखते इसको। दूसरे का समाकलन माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी, वाई इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। फिर ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल निकालेंगे, वो कितना आएगा? माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो ये प्लस हुआ, और इसके बाद इसका इंटीग्रल किया तो वो आ गया माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब वक्त आ गया है कि हम कंडीशन अप्लाई कर दें। तो इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2, इफ एक्स इज इक्वल टू 0, नाउ वाई इज इक्वल टू 2 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। जहां वाई है वहां 2 लिखें, और जहां एक्स है वहां 0 लिख दें। यहां 2 लिखेंगे, और ई की घात 0 का मान कितना हो जाएगा? 1। 1 गुणे 2 क्या हुआ? 2 इज इक्वल टू x की जगह पर क्या लेना है? 0। 0 माइनस 5, माइनस 5 को -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी x की जगह 0 लिखने से। तो -5 का गुणा -1 से करेंगे, +5। e की घात 0 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1, यानी कि -1 प्लस c। 5 माइनस 1 कितना हुआ? 4। वो 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? -2। समझ नहीं आया? आ गया? तो अब इस पे अप्लाई कर दीजिए। इसलिए इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कर्व, अभीष्ट वक्र का समीकरण, इस पे लिखेंगे तो y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये वाला माइनस हम आगे लिखे ले रहे हैं, x माइनस 5 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 2, सी की जगह पर -2।
अभी भी आपको करना पड़ेगा, e की घात माइनस एक्स से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5 माइनस 1 माइनस 2e टू द पावर x। सब जगह का तो e की घात माइनस एक्स कैंसल होगा, यहां तो है नहीं, तो जो नीचे आएगा ऊपर जाके प्लस बना लेगा। ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। और उसमें भी अगर आप चाहें तो ये सब इधर ला सकते हैं, ये चेक कर लेते किस तरह से आंसर दिया गया है, वैसे ही हम भी लिख देंगे। ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 17। y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, चलिए कर देते हैं। y इज इक्वल टू दिस विल बी माइनस एक्स प्लस 5, बाहर माइनस है, अंदर का निशान बदल गया, माइनस 1 माइनस 2e टू द पावर x। 5 माइनस 1 बेटा हो गया 4, 4 माइनस एक्स और आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस 2e टू द पावर x। दिस इज आवर आंसर एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। नाउ ओनली 2 क्वेश्चंस आर रेस्ट हियर। आप प्लीज जल्दी से नोट कर लो, उन क्वेश्चन को पूरा सॉल्व भी नहीं करना है। मैं देख रहा हूं दोनों क्वेश्चंस में आपको केवल और केवल समाकलन गुणक बताना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है बस, ठीक है। तो नोट कर लीजिए जल्दी से आप इसको। बेटा देखिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 में है अवकल समीकरण x डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर का समाकलन गुणक है। x डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर का समाकलन गुणक है। आपको क्वेश्चन नंबर 18 और 19 उसको अभी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, दोनों में ही केवल समाकलन गुणक पता लगाना है। समाकलन गुणक का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। तो ठीक है, इसको पहले जनरल फॉर्म में बनाइए, पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ वाई, इसमें x से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 2x। x से डिवाइड कर दिए ना, और ये माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई आ गया। अब यहां पर आप देखिए p की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 अपॉन एक्स। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर p dx, e टू द पावर p माइनस 1 अपॉन एक्स dx, e टू द पावर माइनस log x। ठीक है भाई, नहीं समझ आया? माइनस 1 बटे एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, log x, और फिर ये ऊपर चला जाएगा तो पावर माइनस कर लेगा। इस तरह से e टू दी पावर log mod ऑफ x टू दी पावर माइनस 1, और इसमें x टू दी पावर माइनस 1 आएगा। x टू दी पावर माइनस 1 का क्या मतलब है, 1 अपॉन एक्स। ये 18th नंबर था। 19 अवकल समीकरण 1 माइनस वाई स्क्वेयर, 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स बटे डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ए वाई। कुछ कंडीशन दी है उन्होंने, माइनस 1 इज लेस देन वाई इज लेस देन 1, मतलब जो y की वैल्यू है वो माइनस 1 और प्लस 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो ये हमारा क्वेश्चन है 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ए वाई का समाकलन गुणक। इसका भी समाकलन गुणक आपको मालूम करना है। तो ये डी एक्स बटे डी वाई है, तो इसे हम ना डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप का बना सकते हैं। तो हम इससे डिवाइड कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वेयर। पूरी इक्वेशन में मैंने 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया हर जगह। अब यहां पर आप देख सकते हैं p की वैल्यू कितनी आएगी, p की वैल्यू आएगी y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। हमें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, इसीलिए हम क्यू निकालते भी नहीं है, क्योंकि क्यू की तो अब हमको जरूरत भी नहीं है ना। क्या करेंगे क्यू निकाल के, क्यू तो सोल्यूशन के लिए चाहिए होता है, और अभी सोल्यूशन करना नहीं है हमको, तो केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए बस। तो आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, पी की जगह पर y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वेयर
डी वाई। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, एक काम कर दो ना, -1/2 या -2 से डिवाइड कर दो और -2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हमारा इंटीग्रल आसानी से बन जा रहा है, इसका निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा IF इज इक्वल टू e⁻² -1/2। अभी आप देखिए नीचे फलन, ऊपर उसी का अवकलन। 1 - y² का डेरिवेटिव क्या आता है? -2y, वो -2y लिखा हुआ है। नहीं समझ आया? तो क्या लिख दें बताओ इसको? लॉग फलन log 1 - y²। अब ये पावर इसकी आ जाएगी, तो log 1 - y² टू दी पावर -1/2। अब e⁻ log x में केवल यही टर्म तो बचेगा आपका, तो ये आ जाएगा 1 - y² टू दी पावर -1/2। और -1/2 को नीचे लाएंगे तो +1/2, और 1/2 की जगह पर √1 - y²। डी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। और 18 नंबर पे कौन सा आया था? सी। तो 18 नंबर का सी पार्ट करेक्ट होगा और 19 नंबर का डी पार्ट करेक्ट होगा। इसके बाद मिसलिनियस एक्सरसाइज पे आएंगे हम। जिसमें एग्जाम्पल्स पहले हैं 24, 25, 28 नंबर एग्जाम्पल। कितने एग्जाम्पल हैं? 28 तक। चलिए अब ये बताइए, ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई कि नहीं आई भाई? आ गई है पूरी एक्सरसाइज। अब जो आपके मिसलिनियस एग्जाम्पल्स लगेंगे पहले, फिर मिसलिनियस एक्सरसाइज लगाई जाएगी, तो इनमें हर तरीके का क्वेश्चन आएगा। जितना अभी तक आपने पढ़ा हुआ है ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे तरीके के क्वेश्चंस अब आपको मिलेंगे। और अब ये नहीं होगा कि ये वाली समीकरण है तो इसको हल करिए, आपको अपने आप से ही उसको पहचानना पड़ेगा, पहचान करके उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, ये आपको करना होगा। ठीक है, वैसे ही क्योंकि हर मेथड आप सीख चुके हैं, मैं चाहूंगा कि आप ट्राई करें। ठीक है ना, आप कोशिश करिए। बाकी जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो सबसे पहले एग्जाम्पल और उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। प्रैक्टिस घर में जरूर करते रहिए। देखिए मैं रोज चलते समय आपसे कहता रहता हूँ, प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, क्योंकि आपको सवाल आप जब मैं लगाता हूँ फिर आप देखते हैं और आपको लगा कि मुझे आ गया, आ जाना और प्रैक्टिस करके एक जो मन में बस जाना, उसका वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना तो एग्जामिनेशन हॉल में आप जानते हैं क्या होता है, वहां जब आप क्वेश्चन देखते हैं और आप करते हैं तो आपको ये तो लगता है कि ये क्वेश्चन हमें किया है, लेकिन आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती फिर उस समय। और अधिकतर मैंने देखा है कि बच्चों लगाते हैं फिर लास्ट में जाकर उनका आंसर नहीं आता, बोलते लगाते तो हम सब आंसर नहीं आता किसी का। क्यों नहीं आता? बिकॉज लैक ऑफ प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस की कमी है। तो आप प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए। बाकी हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं, आपके फ्यूचर में बड़ा अच्छा हो भगवान करे और आप बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचें, ये हम सब चाहते हैं। ओके, तो फिर आज मैथमेटिक्स में इतना रख लेते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे हम, पर अगली क्लास में कर लेंगे। ओके, थैंक यू।